चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले इक़्तिबासात में ऊपर के पैराग्राफ में हमने मौलवी अब्दुल हक के बारे में पढ़ा है कि मौलवी अब्दुल हक किस किस्म के इंसान थे। दिल्ली में पैदा हुए, बहुत मशहूर हो गए वो, जिनको बाबाए उर्दू और उर्दू का कायद आज़म भी कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू ज़ुबान व अदब के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। अपना कुल असासा अंजुमन की नज़र किया। जब हुकूमत ने उस टाइम रियासत के जो बरसर इक़्तिदार लोग थे उन्होंने इमदाद रोक ली, तो उन्होंने अपना कुल असासा अंजुमन की नज़र किया और ये जो है इदारा कायम किया, उर्दू कॉलेज कायम किया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई। इसके अलावा उन्होंने दिन रात मेहनत की। जब गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर थे उर्दू ज़ुबान के जान के लागू हो गए, तो उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू का जो दफ्तर था वो औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल किया, डॉक्टर अंसारी की कोठी में। इसके अलावा उनके हम असर जितने भी उनके दोस्त थे उनका हवाला दिया है तंज़ो मज़ा पैदा करने के लिए। शाहिद अहमद देलवी ने इन थोड़ा सा हवाला दिया है कि किस तरह वो तंज़ो मज़ाह जो है वो करते थे। इसके अलावा चंदा मांगते हुए उनको शर्म आती थी और अंजुमन का इमदाद जो है वो ख़ुद अपनी पेंशन से जो है वो दिया करते थे। इसके अलावा हमने उनके कपड़ों के बारे में पढ़ा है कि किस तरह वो नफीस आदमी थे, उम्दा कपड़े पहनते थे, शेरवानी, टोपी, तुर्की टोपी, पायजामा, और सारी उम्र जो है उन्होंने कोई सूट वग़ैरह नहीं पहना। और किस तरह उन्होंने जो है वो उर्दू कॉलेज कायम किया और फिर किस तरह वो चाहते थे कि वो यूनिवर्सिटी भी बने, मगर उनकी ये आरज़ू जो है वो पूरी ना हो सकी क्योंकि उस टाइम कोई मदद करने वाला नहीं था। वो कहते थे कि कोई एक सरमायादार भी उस टाइम उनकी मदद करता तो हो सकता था कि यूनिवर्सिटी बन जाती। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। मौलवी साहब बहुत बाकायदा आदतों के मालिक थे। मौलवी साहब बहुत बाकायदा आदतों के मालिक थे। सुबह की चहलकदमी से रात की मशी तक, यानी मशी भी जो है वो चहलकदमी को कहते हैं, यानी अपनी अच्छी सेहत के लिए वो सुबह की चहलकदमी भी करते थे और रात को भी। इनका रोज़ाना एक ही सा प्रोग्राम था, रातों को जागते नहीं थे, नींद पूरी लेते थे, यानी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे और सुबह ताज़ा दम उठते थे। 90 से ऊपर हो गए थे। इनकी उम्र जो थी वो 90 से ऊपर हो गई थी, मगर फिर भी सेहत इनकी अच्छी थी। मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमारा अंदाज़ा था कि 100 पार कर जाएंगे, यानी इनकी उम्र 100 से ज़्यादा हो जाएगी, मगर अभी 100 में से 5-6 साल बाकी थे कि बीमार रहने लगे। मर्ज़ तशख़ीस नहीं होता था, यानी उसकी तशख़ीस नहीं होती थी, शनाख्त नहीं हो रही थी कि इनको कौन सा मर्ज़ जो है वो लाहक है। ख़याल था कि हाजमे की शिकायत होगी जो कराची में अक्सर आम है, मगर जब मर्ज़ बढ़ता गया, यहाँ पे कराची में अक्सर आम का मतलब हाजमे का इसलिए है कि कराची में पानी की जो निकास है वो अच्छी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग वहाँ पे बीमार रहते हैं। मगर जब मर्ज़ बढ़ता गया तो हस्पताल में दाखिल हो गए, आफाका नहीं हुआ। जब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी। जब सदर अयूब को मौलवी साहिब की अलालत यानी बीमारी की इत्तला हुई तो उन्होंने पिंडी बुलवाकर सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया। वहाँ मौलवी साहिब का मर्ज़ कैंसर तशख़ीस हुआ, यानी शनाख्त जब हो गई कि इनको कौन सा मर्ज़ लाहक हुआ तो वो कैंसर था। लाइलाज मर्ज़ का इलाज ही क्या, लाइलाज यानी उस टाइम जो है उस वक्त कैंसर का कोई इलाज नहीं था, तो मौलवी अब्दुल हक भी जो है कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे और उनका इलाज नहीं हो सकता था। यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ आया है ला इलाज। ला इलाज में कवायद की रूह से ये साबका है। ला का लफ्ज़ जो है वो साबका है। जब किसी लफ्ज़ के साथ कोई ऐसा लफ्ज़ पहले मिल जाए और उससे कोई नया लफ्ज़ बन जाए तो उसको साबका कहते हैं। जब ज़िंदगी से मायूसी हो गई तो मौलवी साहब को कराची के नेवल हस्पताल में भेज दिया गया। यहाँ पहुँचे तो मर्ज़ इतना बढ़ चुका था कि मौलवी साहब अक्सर बेहोश रहने लगे। जब उन्हें होश आता था तो कुछ बोलना चाहते थे, मगर नकाहत, कमज़ोरी इतनी थी कि सरगोशी यानी आहिस्ता से वो कुछ बोलते थे, सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ 2 लफ्ज़ कभी कभी करीब रहने वालों ने सुने, अंजुमन और उर्दू, यानी उर्दू अदब से, उर्दू ज़ुबान से उनको इतना लगाव था कि आखिरी मरते वक्त भी, आखिरी दम तक उनकी ज़ुबान पर सिर्फ 2 अल्फाज थे, अंजुमन और उर्दू। ये सबक जो है वो मौलवी अब्दुल हक शाहिद अहमद देलवी की किताब जो है बज़्म खुश नफ्सा, उससे ये सबक जो है वो लिया गया है। शाहिद अहमद देलवी का मौलवी अब्दुल हक की शख्सी खाका लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि मौलवी अब्दुल हक जैसे इंसान जो है वो उर्दू अदब की वो शख्सियत है जिनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है, क्योंकि उन्होंने उर्दू ज़ुबान की तरक्की और तरवीज यानी उसकी आशात के लिए, उसकी तरक्की के लिए ऐसे कारनामे यानी ऐसे कारनाए नुमाया अंजाम दिए। उर्दू नसर हो या नज़म,
یعنی ان نثر و نظم کا دامن جو ہے مختلف اصناف سے مالا مال کر دیا، یعنی اس کو بھر دیا. اور اردو کے وہ شاعر و ادیب جن کے کارناموں سے اہل ادب ناواقف تھے، یعنی اس سے پہلے کے لوگ جو تھے جو نہیں جانتے تھے یا وہ بہت مشکل الفاظ کا استعمال کرتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ اردو ادب ہے کیا، انہوں نے مولوی عبدالحق کو جو ہے وہ سمجھا پڑھا، تب کہیں جا کر انہوں نے بھی جو ہے اردو زبان و ادب کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا. ان سے اہل ادب کو روشناس کرایا اور اردو کو اپنا اصل مقام دیا. اردو کالج اور عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ان کا اہم کارنامہ ہے. ان تمام کاموں کے لیے اخراجات وہ ذاتی طور پر پورے کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ان کا جو کل اثاثہ تھا 5 لاکھ کا، انہوں نے اس انجمن کی جو ہے وہ نظر کر دیا تھا، کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. اس کے علاوہ ملکی سیاست اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے کارناموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اپنی کاوشوں کی بدولت ہم ان کو بجا طور پر بابائے اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف کہ مشق میں ہمارے پاس کیا ہے. سب سے پہلا سوال جو ہے درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا اور اب اس کو پر کرنے میں آپ کو کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی. آپ لوگ اپنی کتابوں پہ جو ہے اس کو پر کریں. مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ڈیش کے رہنے والے تھے. ہاپوڑ. ہاپوڑ کی 2 چیزیں مشہور تھی، پاپڑ اور مولوی عبدالحق. اردو کے فروغ کے لیے مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا. گاندھی اردو کی بجائے ہندی کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے. گاندھی سے ٹکر لینے کے بعد وہ اردو کے